नमस्कार, मैं आरबी सिंह यादव और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आरबी सिंह यादव एडिटर। आज बिहार पर एक बार फिर हम आपके सामने हैं। वीडियो काफ़ी लंबा होगा और बहुत ही मज़ेदार होगा। आप इसको पहले सब्सक्राइब कर लें और पूरा अंत तक देखना ना भूलें। बिहार में इस समय जो चल रहा है उस पर मैं आपको पहले बताऊंगा और उसके बाद फिर कर्पूरी ठाकुर के बहाने सत्ता को हथियाने का जो षड्यंत्र है वो रवीश कुमार और बिहार के जाने माने पत्रकार नलिन वर्मा के जरिए आप तक पहुंचाऊंगा। तो आप पहले सुनिए मेरे से इस समय जो बिहार में चल रहा है उसके बारे में। देखिए, अभी एक बयान मैं आपको साझा करूंगा अखिलेश यादव जी का। अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और इंडिया गठबंधन के जाने माने चेहरे हैं जो कि उत्तर प्रदेश से आते हैं। अखिलेश यादव ने कहा है कि यदि नीतीश कुमार एनडीए छोड़ करके इंडिया गठबंधन की तरफ जाते हैं तो उन्हें क्या हासिल होगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि हम यदि एनडीए में रहते हुए नीतीश कुमार को पीएम के रूप में घोषित कर सकते हैं, यदि मौका मिला तो उन्हें पीएम का पद दिलाया जा सकता है, लेकिन एनडीए में जाने के बाद उनको कोई हासिल नहीं होगा, क्योंकि अखिलेश यादव ने साफ कर दिया कि वहाँ तो पहले से वहाँ प्रधानमंत्री बैठे हुए हैं, उनके नाम पर वोट मांगा जाता है और भारतीय जनता पार्टी उनकी यह मांग कभी सपने में भी पूरा नहीं कर सकती। इसलिए उन्होंने एक अनुरोध के रूप में और एक बहुत ही अच्छे सुझाव के रूप में अखिलेश यादव ने एक अपील की है। तो ये वीडियो भी मैं अखिलेश यादव का बयान भी आपको दिखाऊंगा। अब बात आती है कि बिहार में चल क्या रहा है। बिहार इस समय पूरी तरह से राजनीतिक हलचल में फंसा हुआ है, क्योंकि तेजस्वी यादव की कल एक बैठक हुई थी, उसमें उनके विधायक और एमएलसी सब कह रहे हैं कि आपको सरकार से समर्थन वापस ले लेना चाहिए, लेकिन तेजस्वी ने साफ मना कर दिया। तेजस्वी बहुत ही चतुर और सुलझे हुए पॉलिटिशियन हो चुके हैं। अब इस समय उन्होंने साफ किया अपने सभी विधायकों से, उनका एक ही सोच है कि कोई भी चाल आरजेडी नहीं चलेगी, पहले से कभी भी नहीं। हमको वेट एंड वॉच करना है। यदि कोई चाल नीतीश कुमार चलते हैं तो उसका जवाब हम देने के लिए तैयार हैं। अब इस मामले में मैं आपको बता दूं कि नीतीश की इस तरह की जो पाला बदलने की हरकतें हैं उनको लेकर के लालू यादव बहुत ही सतर्क हैं। देखिए, उन्होंने पूरा इंतजाम कर लिया है और वो सॉलिड रूप से 122 का आंकड़ा पार कर जाएंगे, ये मैं जानता हूँ। उन्होंने जो पूरा ढांचा है वो तैयार कर लिया है। जीतन मांझी से बात हो गई है, जीतन मांझी का बयान आ गया है कि वो इस दौर में आरजेडी के साथ हैं, लालू यादव के साथ हैं। तो उसके बाद फिर शायद उपेंद्र कुशवाहा भी हैं और भी लोग हैं, कई एक लोग हैं। तो इस तरह से कुछ और बातें हैं, वो मैं आपको यहाँ खुलासा नहीं करूँगा, क्योंकि वो अभी पक्की बातें नहीं हैं और पहले से कोई पक्की बात ना हो तो उसे पत्रकारिता का सिद्धांत है कि उसे खुलासा नहीं करना चाहिए, क्योंकि कल को कोई जवाब देने की बात आ जाए तो वो जवाब पूरा नहीं हो पाएगा। इसी तरह से अब नीतीश कुमार का खेला है वो क्या है, वो शायद ये सोच रहे हैं कि मैं विधानसभा भंग कर दूंगा और उसके बाद बीजेपी उन्हें समर्थन दे देगी, या मैं मुख्यमंत्री पद छोड़ करके जो उनकी शर्तें होंगी बीजेपी की उन्हें पूरा करते हुए फिर से सरकार बना लूँगा, फिर चीफ मिनिस्टर बन जाऊँगा। एक तो ये उनके दिमाग में चल रहा है। अब नीतीश कुमार का सारा खेल क्या है मैं आपको समझा दूँ। मैंने पिछले वीडियो में भी समझाया था कि नीतीश कुमार पीएम पद के लिए बहुत बुरी तरह से लालायित हैं। जब कोई पत्रकार सवाल पूछता है तो वो हंसते हैं, हंस करके हवा में उड़ाते हैं। इसका मतलब यह है कि वो लालच भरा हुआ है उनके दिमाग में।
लेकिन नीतीश कुमार की पार्टी अभी इतनी बड़ी पार्टी नहीं हो गई है कि 10-5 विधायकों सांसदों के बल पर वो प्रधानमंत्री बन जाए। ये तो एक बहुत ही, मैं समझता हूँ, जोक कहा जा सकता है। ठीक है भाई, उन्होंने इंडिया गठबंधन की स्थापना में पूरा रोल अदा किया, तो वो अकेले नहीं थे इसके लिए लालू यादव और उनके बेटे तेजस्वी यादव भी उनके साथ थे। जो कुछ भी हुआ तो उसमें रोल तो आरजेडी के नेताओं का भी था, ऐसा नहीं कि वो अकेले थे। लेकिन उनके दिमाग में सिर्फ ये है कि मैं ये इंडिया गठबंधन की नींव रख रहा हूँ, तो मैं आगे चल के मुझे प्रधानमंत्री बना देंगे। प्रधानमंत्री पद ऐसे नहीं मिलता, पीछे भागने से नहीं मिलता। कुर्सी के पीछे भागोगे तो वो कुर्सी और आगे भागती चली जाएगी और पीछे कभी गिर जाओगे। तो यहाँ पर यह है कि जो दिल्ली में बैठक हुई थी एनडीए की, उसमें नीतीश कुमार के नाम का प्रस्ताव किसी ने नहीं किया आरजेडी की तरफ से। तब से लालू यादव से वो खुन्नस खाए बैठे हुए हैं और उन्होंने उसके बाद अपनी पार्टी का जो मुख्य पद होता है वो लल्लन बाबू से लेकर छीन करके अपने पास रख लिया। अब नेचुरल सी बात है, सत्ता उनके साथ है तो जो भी पार्टी है तो उनकी अपनी जे भी पार्टी है वो इधर से उधर कुछ भी कर सकते हैं। खैर किया उन्होंने, और जब उनको वहाँ लगा कि मुझे तो संयोजक भी नहीं बनाया गया एनडीए का, और प्रधानमंत्री पद की दावेदारी तो अलग बात है। प्रधानमंत्री पद की तो अभी मैं समझता हूँ कि इंडिया गठबंधन के किसी भी दल को सोचने की भी ज़रूरत नहीं है कि कौन प्रधानमंत्री बनेगा, क्योंकि इस खिचड़ी में यदि पछड़े में पड़ गए लोग कि प्रधानमंत्री पद मैं लूँगा, तो वहाँ तो बहुत सारे दल हैं, 20-25 दल हैं, किस किस को चीफ मिनिस्टर बनाया जाएगा। तो मैं समझता हूँ ये मांग उनकी नहीं पूरी हुई तो उन्होंने ये खेला शुरू कर दिया है। हालांकि मुझे लगता है कि उनके दिमाग में ये सारी चीज़ें आ रही हैं कि अब जहाँ पर हूँ वहीं पर रहा जाए तो ज़्यादा बेटर है। तो जहाँ पर हूँ वहीं पर रहने का मतलब चीफ मिनिस्टर ही बना रहूँ और भारतीय जनता पार्टी की दया पर काम करता रहूँ। हालांकि अब मैं समझता हूँ एक रिकॉर्ड बनेगा दल बदल के मामले में। उन्होंने अब तक कितने बार दल बदला, क्या क्या किया, सारी चीज़ें। दूसरी बात, नीतीश कुमार को इस समय गोदी मीडिया बहुत उछाल रहा है, और गोदी मीडिया उन्हें कहाँ ले जाएगा, क्या करेगा, ये तो वक्त बताएगा। क्योंकि गोदी मीडिया उन्हें प्रधानमंत्री बनाने की भी सपने दिखा रहा है, दोबारा से चीफ मिनिस्टर बनाने के भी सपने दिखा रहा है। हालांकि मैं आपको बता दूं कि कांग्रेस इस मामले पर फूंक फूंक कर कदम रख रही है। वो कोई ऐसा बयान नहीं देना चाहती कि क्या होने वाला है, क्या होगा। राहुल गांधी जरूर 2 दिन की छुट्टी पर दिल्ली आए हुए हैं, वो भी सारी चीज़ें देख रहे हैं कि ये नीतीश कुमार का ऊँट किस करवट बैठता है। हालांकि इस समय जो बिहार की सरकार है उसमें कांग्रेस भी हिस्सेदार है और वो वेट एंड वॉच कर रही है, और उसके बाद सारा खेला 1-2 दिन में समाप्त होने वाला है। तब तक आपको अखिलेश जी का मैं बयान सुनवाता हूँ और उसके बाद पूरी कहानी बिहार की राजनीति पर और आपके जो भारत रत्न दिया गया है उस पर क्या स्थिति बन रही है, उसको देखिए। गठबंधन में आदरणीय नीतीश कुमार जी होंगे और हैं वो इंडिया गठबंधन में, तो एक बार को वो प्रधानमंत्री बन भी सकते हैं। पूर्व में भी यही हुआ है कि कई जो रीजनल लीडर्स जिनको माना जाता था, जब संख्या आई और जब चुनाव हो गया तो सहमतियां भी बनी हैं। अगर वो किसी और के साथ देश के शूरवीरों की कहानी हर देशभक्त के लिए। हिंदुस्तानी दफन तो इसी मिट्टी में हुआ। Your Office Essential just got an update. Fits 14-inch laptop. इंडिया गठबंधन में आदरणीय नीतीश कुमार जी होंगे और हैं वो इंडिया गठबंधन में,
तो एक बार को वो प्रधानमंत्री बन भी सकते हैं। पूर्व में भी यही हुआ है कि कई जो रीजनल लीडर्स जिनको माना जाता था, जब संख्या आई और जब चुनाव हो गया तो सहमतियां भी बनी हैं। अगर वो किसी और के साथ जाते हैं तो वो प्रधानमंत्री तो नहीं बनाए जाएंगे। कम से कम इंडिया गठबंधन में हम सब लोग ऐसे हैं जो किसी न किसी को मौका मिलेगा, कोई ना कोई प्रधानमंत्री बन सकता है। बीजेपी से जब आप तुलना करेंगे तो बीजेपी के पास तो चॉइस नहीं है, कोई दूसरा तो नहीं बन सकता। उनका अपना प्रधानमंत्री है, उन्हीं के नाम पर वोट मांगा जाएगा। तो सुना आपने अखिलेश यादव का। नमस्कार, मैं रवीश कुमार। कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिया जाएगा। यह सम्मान उन्हें मिला है या इसके बदले बिहार में सत्ता का सौदा किया जा रहा है, जल्दी साफ हो जाएगा। बिहार में महागठबंधन की सरकार जाती है और नीतीश कुमार बीजेपी से हाथ मिलाते हैं, तब सरकार बदलने और बनाने में भारत रत्न की यह पहली भूमिका होगी। भारत रत्न दिए जाने के पीछे राजनीतिक नजरिए की भूमिका रहती ही है, लेकिन पहली बार होगा कि भारत रत्न का इस्तेमाल राजनीतिक हथियार की तरह होगा। तय आपको करना है कि यह पुरस्कार कर्पूरी ठाकुर को दिया गया है या इसके बहाने किसी ने सत्ता की अपनी महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए इस्तेमाल किया। अगर ऐसा है तो नाम के लिए पुरस्कार कर्पूरी ठाकुर को दिया जाता है, मगर असली पुरस्कार कोई सत्ता के रूप में बिहार की सरकार को हथिया कर लेता है। क्या भारत रत्न देकर बीजेपी कर्पूरी ठाकुर के सपनों को पूरा कर देगी और सिर्फ इसलिए नीतीश बीजेपी के साथ चले जाएंगे? हम इस वीडियो में इस पर बात करेंगे। भारत रत्न की घोषणा के अगले दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लेख छपता है। प्रधानमंत्री के लेख में कर्पूरी ठाकुर की सादगी का बहुत बखान किया गया है, मगर सामाजिक न्याय, खासकर आरक्षण को लेकर उनके अड़ जाने की राजनीति का जिक्र नहीं मिलता। अपने लेख में प्रधानमंत्री सामाजिक न्याय का जिक्र तो करते हैं, मगर कर्पूरी फॉर्मूला, आरक्षण जैसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करते। सामाजिक न्याय और प्रतिनिधित्व का इस्तेमाल करते हैं। प्रधानमंत्री ने अपने लेख में कर्पूरी के 26% आरक्षण का जिक्र क्यों नहीं किया? उस फैसले के बगैर कर्पूरी ठाकुर हो ही नहीं सकते हैं। फिर प्रधानमंत्री के लेख में उसका जिक्र इस तरह से किया जाए कि कोई दरवाजा छूकर लौट आया हो और दावा कर रहा हो कि घर के अंदर भी गया था। प्रधानमंत्री कर्पूरी ठाकुर की ईमानदारी का जिक्र करते हैं, मगर अंग्रेजी हटाओ और आरक्षण लागू करने के क्रांतिकारी फैसलों का जिक्र नहीं करते। बस जनरल सी बातें लिखते हैं कि कर्पूरी ठाकुर का जीवन सामाजिक न्याय के इर्द गिर्द घूमता रहा। लिखते हैं कि सामाजिक न्याय उनका प्रिय विषय था। इतना ही लिखते हैं कि शिक्षा एक विषय था जो कर्पूरी जी के हृदय के सबसे करीब था। कर्पूरी ठाकुर से पहले अटल बिहारी वाजपेयी, मदन मोहन मालवीय, नानाजी देशमुख, भूपेन हजारिका और प्रणब मुखर्जी को भारत रत्न दिया गया। प्रधानमंत्री ने इन्हें भारत रत्न दिए जाने की घोषणा के बाद कोई लेख नहीं लिखा। हमने काफी ढूंढा पर नहीं मिला। कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिए जाने की घोषणा के अगले दिन प्रधानमंत्री का लेख छपता है। साफ है यह पुरस्कार कर्पूरी ठाकुर के लिए कम, बिहार की सत्ता और वहां की राजनीतिक समीकरण को अपने पाले में लाने के लिए दिया गया है। आप जानते हैं कि भारत रत्न पुरस्कार का चयन राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री ही करते हैं। कर्पूरी ठाकुर के कुर्ते की सादगी और कुर्ते बदलने के प्रसंग वाकई बहुत अद्भुत हैं। प्रधानमंत्री ने उन्हें याद किया है, लेकिन अगर आप प्रधानमंत्री से उम्मीद करें कि उन्हें भी कर्पूरी ठाकुर की तरह सादगी बरतनी चाहिए तो ये ठीक बात नहीं। दौर अलग होता है और सभी नेताओं की अपनी अपनी शैली होती है। यह भी सही है कि प्रधानमंत्री मोदी कम से कम कपड़ों और कुर्तों के मामले में कर्पूरी ठाकुर का जीवन नहीं जी सकते हैं। 10 साल का हर दिन का विशाल अनुभव यही कहता है। हाँ, आप उसके बारे में अलग से जरूर विचार कीजिए कि प्रधानमंत्री मोदी के कपड़ों को तय करने, नाना प्रकार के स्टाइल के कपड़े बनाने और हर दिन अलग रूप में दिखने के पीछे का तंत्र कैसा होगा, इसका बजट कितना होगा, उन कपड़ों का क्या होता होगा जो 1 या 2 बार ही पहने जाते हैं। तो ऐसी जिज्ञासा गलत नहीं मानी जाएगी। भारत की राजनीति का यही अद्भुत दृश्य है। कोई फटे कुर्ते में भी सम्मानित है, कोई सैकड़ों प्रकार के कुर्ते बदलकर भी सम्मानित है। प्रधानमंत्री का एक सूट लाखों में नीलाम हुआ, वही प्रधानमंत्री आज कर्पूरी के सादे कुर्ते और उनकी सादगी पर लेख लिख रहे हैं। यही राजनीति का कमाल है।
आप जैसा नहीं हो सकते उसकी भी आप तारीफ करते हैं और करनी पड़ती है। हम आज के वीडियो में कर्पूरी ठाकुर के बारे में काफी कुछ बताएंगे। प्रधानमंत्री ने अपने लेख में आखिर उन मुद्दों को छूकर क्यों छोड़ दिया जिनके बिना कर्पूरी ठाकुर का राजनीतिक जीवन पूरा हो ही नहीं सकता है। उन्होंने अपने लेख के पहले ही पैराग्राफ में लिखा है कि कैलाशपति मिश्र जी से कर्पूरी ठाकुर के बारे में बहुत कुछ सुना है, मगर उसी कैलाशपति मिश्र पर आरोप लगता रहा कि उन्होंने बिहार में आरक्षण लागू करने पर कर्पूरी ठाकुर को खूब गालियां दी, अपने समर्थकों के साथ उनकी सरकार से इस्तीफा दिया और आरक्षण के मुद्दे पर ही कर्पूरी की सरकार गिरा दी। पहले ही पैराग्राफ में प्रधानमंत्री लिखते हैं, कैलाशपति मिश्र का जिक्र करते हैं। यह जिक्र काफी अटपटा लगता है। यह भी लगा कि कर्पूरी ठाकुर के बहाने उन्हें स्थापित किया जा रहा है, कैलाशपति मिश्र को क्लीन चिट दी जा रही है। प्रधानमंत्री ने इतना तो लिखा कि समाज के गरीब वर्गों को प्रतिनिधित्व देने के उनके कदम का काफी विरोध हुआ, मगर वे किसी भी दबाव के आगे नहीं झुके। लेकिन प्रधानमंत्री ने साफ साफ नहीं लिखा कि विरोध करने वाले कौन थे और प्रतिनिधित्व का फैसला क्या था। क्या संघ और जनसंघ के लोग नहीं थे, जैसा कि बिहार की राजनीति को जानने वाले पत्रकार और लेखक कह रहे हैं। कर्पूरी ठाकुर जी बिहार के दो बार मुख्यमंत्री रहे। जिस जमाने में मुख्यमंत्री वो बने 70 के दशक में, उस समय कांग्रेस के विरोध में उनकी लड़ाई चल रही थी। ऐसे केसेज में जनसंघ का जो स्ट्रीम था उसके साथ 67 के बाद से उस स्ट्रीम के साथ इन लोगों को अलायंस करना पड़ता था कांग्रेस को हराने के लिए। कर्पूरी जी के साथ ये मजबूरी थी। वैचारिक तो बिल्कुल विभिन्नता थी और जो संघ परिवार से उनका कोई नाता रिश्ता वैचारिक लेवल पर नहीं था, लेकिन कांग्रेस के विरोध में सरकार बनाने के लिए उनको जरूरत पड़ती थी संघ के लोगों का, और संघ को भी अपना एक्सेप्टेंस बढ़ाने के लिए ये समाजवादियों के साथ एक्सेप्टेंस करना पड़ता था, आना पड़ता था। ऐसे केस में क्या हुआ कि लेकिन बिल्कुल दो डिफरेंट लोग थे। कर्पूरी ठाकुर जी जो थे वो दलित बैकवर्ड क्लासेस मार्जिनलाइज सेक्शन की बात करते थे और उसके हित में काम करते थे। पहले मुख्यमंत्री थे जिन्होंने रिजर्वेशन लागू किया। जब लागू कर दिया 1978 में, तब जो बीजेपी के भीतर अभी भी जो बीजेपी है उसमें जनसंघ जनता पार्टी में उसका फैक्शन जो था कस के विरोध किया उसने। और उसमें कैलाशपति मिश्र जी फाइनेंस मिनिस्टर थे, कर्पूरी ठाकुर गाली गुप्ता लोगों ने किया, संघ के लोगों ने, उनके विधायकों ने निकल करके। अब उसी समय नारा उन्हीं लोगों का दिया हुआ है कि ये रिजर्वेशन कहां से आई, कर्पूरी की माई भी आई। और कालक्रम में आप देखिएगा तो संघ की जो धारा है वो जिस भी पार्टी के साथ रहे, ये बैकवर्ड क्लासेस, दलित, इस सब के मानसिक रूप से लगातार विरोध वो करते रहा है। जो विरोध आपको शुरू से ही उसके सिद्धांत में ही है कि वो एक मुस्लिम माइनॉरिटीज, वीकर सेक्शन की राजनीति नहीं करता है। वो एक दबंग लोगों का, एक रिच वर्ग का प्रतिनिधित्व करते आया है, पूंजीवाद का। उस रूप में तो कर्पूरी जी बिल्कुल ही डिफरेंट थे। हाँ, अब आप देखिए अभी उनको भारत रत्न दिया गया है, तो बिहार के जाने माने पत्रकार प्रधानमंत्री थे, यही भी 10 साल पूरा करने जा क्यों दिया गया। इसके पीछे सीधी सी बात है कि अब बैकवर्ड क्लासेस को, उनके लिगेसी को आज भी रेलिवेंट है। जो नरेंद्र मोदी जी को, जिनकी पार्टी ने लगातार, चाहे वो कमंडल के टाइम की बात हो, उसके स्ट्रीम को विरोध करती रही, उनको देना पड़ा। यही कर्पूरी ठाकुर की का जो महत्व है, रेलिवेंस जो है, इतने दिनों के मरने के बाद उनके लिगेसी को आप छोड़ नहीं सकते हैं, इसीलिए उनको देना पड़ा है। लेकिन कर्पूरी ठाकुर की जो गालियां दी गई, उनकी सरकार गिराई गई, उसमें मूल भूमिका जो थी ये संघ के लोगों का था। और रिजर्वेशन उसका बहुत बड़ा पॉइंट था कि इसी आधार पर उन्होंने गाली दिया। इसी में कर्पूरी ठाकुर की सरकार गिरी। पिछड़ी, अति पिछड़ी जातियों को आरक्षण पहली बार बिहार में ही दिया गया। मुंगेरी लाल कमीशन की रिपोर्ट के बाद कर्पूरी ठाकुर ने 1978 में जब 26% आरक्षण दिया, तब वहां की राजनीति में भूचाल आ गया।
उस समय कर्पूरी ठाकुर जनसंघ के साथ सरकार चला रहे थे। जनसंघ के गुट ने उनका जोरदार विरोध किया और खूब गालियां दी। कर्पूरी ने किसी गाली का जवाब नहीं दिया, बल्कि इन गालियों से वे घबराए नहीं। फैसला लागू किया और विरोध इतना बढ़ा कि 1979 में उनकी सरकार चली गई। आज उनके नाम से भारत रत्न के बहाने जनसंघ की जगह आई बीजेपी बिहार में सरकार बनाती है, तो कर्पूरी ठाकुर के साथ यह इंसाफ नहीं होगा, उनका राजनीतिक इस्तेमाल होगा। राजनीति का कालचक्र गजब घूम रहा है। ऐसी राजनीति में कितनी मर्यादा है, कितनी नैतिकता है, कितनी विचारधारा है, यह तो राम ही बता सकते हैं, नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी ही बता सकते हैं। मगर कर्पूरी ठाकुर के आरक्षण के इस फैसले ने बिहार ही नहीं, देश की राजनीति का भूगोल बदल दिया। कर्पूरी के आरक्षण लागू करने के एक दशक बाद जब मंडल कमीशन लागू हुआ, तब उसे काउंटर करने के लिए लाल कृष्ण आडवाणी रथ यात्रा पर निकल गए और नरेंद्र मोदी उसी रथ यात्रा के सारथी बन गए। प्रधानमंत्री ने अपने लेख में इन सभी बातों का कुछ भी जिक्र नहीं किया। आज जब बिहार से जातीय गणना की मांग पूरे देश के लिए उठ रही है, बिहार में जातीय गणना पूरी हो गई है और जाति के अनुपात में आरक्षण की बात हो रही है, जाति की गिनती से साफ हो गया है कि अति पिछड़ी जातियां और अन्य पिछड़ी जातियों की संख्या 61% से भी अधिक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर्पूरी ठाकुर पर लेख तो लिख रहे हैं, मगर इसकी बात नहीं कर रहे। कर्पूरी का इस्तेमाल सरकार गिराने, आरक्षण के असली मुद्दों को भुलाने में नहीं होना चाहिए। वे 100 में 60% आरक्षण के पक्षधर थे। इस पर प्रधानमंत्री को अपनी राय साफ करनी चाहिए। आरक्षण लागू करने के कारण कैलाशपति मिश्र ने कर्पूरी ठाकुर की सरकार से इस्तीफा दिया था, यह तथ्य है। बिहार बीजेपी के पहले अध्यक्ष भी थे। कैलाशपति मिश्र 1995 से 2003 तक राष्ट्रीय स्तर पर बीजेपी के उपाध्यक्ष बने रहे, राष्ट्रीय सचिव भी रहे। फिर 1 साल के लिए गुजरात के राज्यपाल बनाए गए 2003 से 2004 के बीच। कैलाशपति मिश्र बीजेपी के महत्वपूर्ण नेताओं में से रहे हैं। 2016 में मोदी सरकार ने कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने से बहुत पहले कैलाशपति मिश्र के नाम से एक डाक टिकट भी जारी किया। कैलाशपति के इस्तीफे से कर्पूरी ठाकुर की सरकार गिरी थी। यह उस समय का स्क्रीनशॉट है, हम इसकी पुष्टि नहीं कर सकते, मगर ट्विटर पर डॉक्टर रंजन नाम के हैंडल से इसे ट्वीट किया गया है। यह 18 अप्रैल 1979 के टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार के पहले पन्ने की खबर है। लिखा है, 14 सहयोगियों के इस्तीफा देने से कर्पूरी ठाकुर की सरकार का भविष्य तय हो गया, यानी सरकार गिर गई। क्या यह विचित्र नहीं है कि जिन पर कर्पूरी ठाकुर को गालियां देने के आरोप हैं, उनके नाम पर डाक टिकट है, जिन्हें गाली दी गई उन्हें भारत रत्न दिया जा रहा है। इतिहास और राजनीति का यह कैसा इंसाफ है। बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को साफ साफ बताना चाहिए कैलाशपति मिश्र और जनसंघ के लोगों ने कर्पूरी ठाकुर के साथ क्या बर्ताव किया। क्यों जनसंघ के मंत्रियों ने आरक्षण लागू होने पर कर्पूरी मंत्रिमंडल से इस्तीफा दिया। क्या कैलाशपति मिश्र के नाम पर डाक टिकट जारी करने वाली सरकार कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देकर वाकई उनकी राजनीति के साथ इंसाफ कर रही है, या बिहार में सरकार बदलवाने या हथियाने का खेल रच रही है। बात स्पष्ट कर देता हूं, किसी के मन में इसी ये संशय क्रम हो में देखिए कि चुनाव के परिणामों के बाद गृह मंत्री नीतीश बाबू को फिर से भाजपा एनडीए में लेगी, तो मैं बिहार की जनता को स्पष्ट कह देना चाहता हूं, स्पष्ट संदेश और है। लल्लन बाबू को भी स्पष्ट कहना चाहता हूं, आप इस लोगों भाषण के लिए का इस समय क्या महत्व होगा आप समझ सकते हैं। के लिए बंद कर दिए गए रास्ते। अमित शाह का यह बयान 2 अप्रैल 2023 का है। अब इन जैसे बयानों का क्या होगा। तेजस्वी यादव के साथ चले जाने के बाद बीजेपी ने पानी पी पी कर नीतीश कुमार को कोसना शुरू किया। कहा कि कुछ भी हो जाए अब उनके साथ नहीं जाएंगे, कभी अपने गठबंधन में नहीं लेंगे, जैसे कि चर्चा चल रही है। अगर सही निकली तो अमित शाह से लेकर बीजेपी के तमाम नेता अपने उन बयानों का क्या करेंगे। 22 जनवरी को कहा जा रहा था कि अयोध्या में राम मंदिर को लेकर मंदिर के बनने के बाद बीजेपी की आंधी चल रही है पूरे देश में। यह भी कहा जा रहा था कि मोदी जो भी प्रण करते हैं पूरा करते हैं। मगर एक दिन बाद 23 जनवरी को कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिए जाने की घोषणा करते हैं और चर्चाएं चल पड़ती हैं कि बीजेपी को नीतीश कुमार का साथ चाहिए अगर बिहार में जीतना है तो।
तब क्या बीजेपी अपना यह प्रण भूल जाएगी और नीतीश के साथ कभी नहीं जाने का प्रण तोड़ देगी? पटना में यह बीजेपी का मुख्यालय है। यह वीडियो मैंने 20 जनवरी को लिया था। यहाँ के ज्यादातर पोस्टरों पर राम आ रहे हैं और कुछ पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री को यादव नेता के तौर पर बिहार लाया जा रहा है। कर्पूरी ठाकुर को लेकर भी पोस्टर हैं, मगर प्रमुखता के हिसाब से राम मंदिर और मोहन यादव ही छाए नजर आए। जिस सड़क पर बीजेपी का दफ्तर है उसी पर जनता दल यूनाइटेड का भी है, जिसके बाहर केवल कर्पूरी ठाकुर जनशताब्दी वर्ष समारोह के पोस्टर बैनर लगे हैं। पटना शहर में भी जनता दल यूनाइटेड के पोस्टर कर्पूरी ठाकुर को लेकर चारों तरफ नजर आ रहे थे। 20 जनवरी के दिन यही लगा कि जनता दल यूनाइटेड के लिए कर्पूरी ठाकुर कितने बड़े नेता हैं। बीजेपी के लिए कर्पूरी ठाकुर का अस्तित्व जनता दल यूनाइटेड के बराबर नहीं। 23 जनवरी को उसी बीजेपी मुख्यालय के सामने एक मंच तैयार मिलता है, जिसका वीडियो आप देख रहे हैं, जिस पर कर्पूरी ठाकुर का पोस्टर है, बीजेपी के प्रमुख नेताओं की तस्वीरें हैं। 24 जनवरी को कुछ लोग इस तरह से बुला लिए जाते हैं जिनके हाथों में बीजेपी के रंग से रंगा पोस्टर पकड़ा दिया जाता है। उन पोस्टरों पर जनशताब्दी वर्ष लिखा है, कर्पूरी ठाकुर का नाम लिखा है। बीजेपी भले कर्पूरी ठाकुर को अपना लेने का अब दावा कर ले या भारत रत्न मिलने पर दावा कर ले, लेकिन सच्चाई यही है कि कर्पूरी ठाकुर बीजेपी के नायक कभी नहीं रहे। जनवरी 2016 में नीतीश कुमार ने जदयू द्वारा आयोजित कर्पूरी ठाकुर की जयंती के कार्यक्रम में कहा था कि अब जब भाजपा कर्पूरी ठाकुर की जयंती मनाने लगी है तो उन्हें भारत रत्न भी दे दे। हिंदू अखबार की एक रिपोर्ट से पता चलता है कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने आरोप लगाया है कि उनकी पार्टी जिस मिलर स्कूल मैदान पर कर्पूरी ठाकुर जनशताब्दी वर्ष मनाना चाहती थी, उसके लिए नीतीश कुमार की सरकार ने अनुमति नहीं दी। बीजेपी ने 24 जनवरी के लिए बुकिंग कराई थी, मगर उनकी बुकिंग कैंसिल कर दी गई। सम्राट चौधरी ने कहा है कि यह बिहार सरकार की गुंडागर्दी है। लालू प्रसाद यादव के प्रभाव में बिहार के मुख्यमंत्री गुंडागर्दी कर रहे हैं, यह छपा है। क्या बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी को पता था कि जिस नीतीश कुमार पर वे गुंडागर्दी के आरोप लगा रहे हैं उन्हें जल्दी ही गले लगाना पड़ सकता है? यह सवाल तो नीतीश कुमार से भी पूछा जाना चाहिए कि उन पर गुंडागर्दी के आरोप लगाने वाले लोगों के साथ वे कैसे जा सकते हैं। अब समझ आ रहा है कि सारी पृष्ठभूमि तैयार थी, बस 24 जनवरी का इंतजार था। अयोध्या से लौटकर प्रधानमंत्री सूचना देते हैं कि कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिया जा रहा है और खबरें छपने लग जाती हैं कि नीतीश कुमार तेजस्वी यादव से अलग होकर बीजेपी के साथ जाने वाले हैं। जिस जनसंघ के नेताओं ने कर्पूरी जी को गालियां दी, अब उनकी जनशताब्दी मनाने वाले सम्मान के नाम पर बीजेपी के साथ नीतीश कुमार तैयार बताए जा रहे हैं जाने के लिए। यह पटना में बना कर्पूरी ठाकुर स्मृति संग्रहालय है। कर्पूरी ठाकुर के जीवन से जुड़ी तमाम तस्वीरें और उनके इस्तेमाल की गई चीजें, चश्मा, घड़ी, कलम यहाँ पर देखे जा सकते हैं। इतिहास के पन्नों को आप यहाँ भी आकर पलट सकते हैं। 1967 में जब बिहार में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार बनी तो उसमें कर्पूरी ठाकुर उप मुख्यमंत्री बनाए गए, शिक्षा मंत्री बने और उन्होंने अंग्रेजी के कारण फेल हो रहे दलित और पिछड़ों के लिए एक ऐतिहासिक फैसला किया। अंग्रेजी के बिना भी पास किए जाने का आदेश जारी कर दिया। इसे कर्पूरी डिवीजन कहा जाता है। पूरे देश में यह अपनी तरह का अकेला फैसला था। इसका लाभ अगड़ी जाति के लोगों को भी उतना ही मिला, मगर इस एक फैसले के कारण बड़ी संख्या में दलित और पिछड़ी जाति के लोग अगली कतार में आ गए। यूनिवर्सिटी से लेकर सरकारी नौकरियों का कैरेक्टर कर्पूरी ठाकुर ने एक फैसले से बदल दिया। इस फैसले से अगड़ी जाति के गरीब लोग भी पढ़ाई और सत्ता में आगे आए। अंग्रेजी में फेल होने वालों को पास कराने के फैसले के कारण कर्पूरी ठाकुर को खूब गालियां मिली, खूब चुटकुले बनाए गए, मुहावरे बनाए गए, जो आज भी बिहार के परिवारों में बहुत खुशी और गर्व के साथ सुनाए जाते हैं। जब कर्पूरी ठाकुर ने अंग्रेजी का विरोध किया, गांधी की भाषा नीति पर चलते हुए हिंदुस्तानी का प्रयोग किया, तो उनके उर्दू के शब्दों के इस्तेमाल को लेकर एक नारा चला था, मौलवी कर्पूरी मुर्दाबाद। आप जानते हैं कि मौलवी लगाकर नारे लगाना किस संगठन और पार्टी का हिस्सा रहा है। यह काम वह संगठन और पार्टी आज भी करती है।
कर्पूरी ठाकुर को दी गई गालियां अपने आप में एक दस्तावेज है। राजनीतिक हथियार के रूप में इन गालियों का इस्तेमाल किया गया। कर्पूरी ठाकुर के बारे में कहा जाता है कि वे सभी गालियों को धैर्य से सुनते थे, नाराज नहीं होते थे, बल्कि कहा कि उन्हें गाली देने वालों को गिरफ्तार ना किया जाए। ये बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नोट करना चाहिए और सबसे पहले उन्हें सीखनी चाहिए, जिनकी आलोचना करने पर न जाने कितने लोग जेल भेज दिए गए। आखिर एक नेता को लेकर इतनी गालियों की चर्चा क्यों हो रही है? बेशक कर्पूरी ठाकुर ने किसी गाली का जवाब कटुता से नहीं दिया, मगर गालियां दी गईं, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। ऐसा नहीं है कि गालियां बंद हो गई हैं। 2014 के बाद नरेंद्र मोदी जब केंद्र की सत्ता में आए, तब राजनीतिक विरोधियों को फिर से गाली देने और लिखकर गाली देने का नया तंत्र विकसित किया गया। गालियों को लिखने की नई भाषा शैली, नए शब्द गढ़े गए, संकेत चिन्ह खोज कर लाए गए। प्रधानमंत्री मोदी इस तंत्र और इसकी भाषा पर चुप ही रहे, मगर खुद को गाली दिए जाने को लेकर मुद्दा बनाते रहे। मुझे कभी कभी लोग पूछते हैं कि मोदी जी आप थकते नहीं हो? अब कल मैं दिल्ली में था सुबह, फिर कर्नाटका में, फिर तमिलनाडु में, फिर रात को आंध्र में और अभी तेलंगाना में। तो लोग मुझे पूछते हैं थकते नहीं हो? तो मैंने उनको समझाया, देखो भाई, देखिए ये अपने रोना रो रहे हैं गालियों का। 2 किलो, 2.5 किलो, कर्पूरी 3 ठाकुर किलो कभी भी गालियों से डरते नहीं थे, किसी का खाता हूं। जवाब नहीं देते थे। ये अपनी व्याख्या कर रहे हैं खुद। परमात्मा ने मेरे भीतर ऐसी रचना कर दी है, ईश्वर ने ऐसे आशीर्वाद दिए हैं कि ये सारी गालियां मेरे अंदर प्रोसेस होके न्यूट्रिशन में कन्वर्ट हो जाती है। कांग्रेस ने फिर से मुझे गालियां देने का काम शुरू कर दिया है। मैंने देखा किसी ने उन गालियों की लिस्ट बनाई है और वो गालियों की लिस्ट मुझे दी है। अब तक मुझे ये कांग्रेस के लोगों ने 91 टाइम अलग अलग गालियां दी है। जिस कर्पूरी ठाकुर को सामंती और नफरती सोच के तहत गालियां दी गईं, उनके बारे में ठीक से बात होनी चाहिए। कर्पूरी ठाकुर को सम्मान देते वक्त आप इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि भारत की राजनीति गाली मुक्त हो चुकी है। यहां तक कि बीजेपी के सांसद ने दानिश अली को लोकसभा के भीतर गाली दी। अगर कर्पूरी ठाकुर प्रधानमंत्री के आदर्श होते तो दानिश अली को गाली देने के समय ही अपने सांसद को पार्टी से निकाल देते। उनकी राजनीति धारा के लोग गीत बनाते हैं, गीतों में मुसलमानों को गालियां देते हैं। गाली आज की राजनीति की सबसे बड़ी ताकत है, सबसे बड़ा हथियार है। आज कर्पूरी ठाकुर होते तो इन गालियों के बारे में जरूर बात करते, बल्कि उनसे तो यह पुरस्कार कभी नहीं लेते जिन्होंने गालियों को राजनीति का अभिन्न अंग बना दिया है। मीडिया में अब कोई खुलकर नहीं बताएगा कि कर्पूरी को गालियां दी गई और देने वाले कौन थे। आज एक जाति की जगह एक समुदाय और एक धर्म को गोदी मीडिया से लेकर आईटी सेल गालियां देता है, मगर इस सच्चाई को कौन सामने लाएगा। लेकिन दूसरी तरफ इस तरह के लेख छप रहे हैं कि किस तरह लालू यादव ने कर्पूरी ठाकुर का अपमान किया, उन्हें जीप नहीं दी। लालू यादव और कर्पूरी ठाकुर के बीच रिश्ते अच्छे नहीं थे। कहानी बदलकर कहानी छिपाई जा रही है। जब लालू प्रसाद यादव पहली बार मुख्यमंत्री बने, तब उन्होंने उनके बेटे रामनाथ ठाकुर को मंत्री बनाया था। इस समय रामनाथ ठाकुर राज्यसभा में हैं और जदयू से हैं। नीतीश हो या लालू हो, दोनों ने कर्पूरी ठाकुर को उचित सम्मान दिया है, उनके बेटे को जगह दी है। पत्रकार नलिन वर्मा लिखते हैं कि जब कर्पूरी ठाकुर का अंतिम संस्कार किया जा रहा था, उन्होंने वहां पर लालू प्रसाद यादव को मौजूद देखा और फूट फूट कर रोते देखा, लेकिन मीडिया आपको यह सब नहीं बताएगा। कर्पूरी ठाकुर के राजनीतिक जीवन की सच्चाई
आज के गोदी मीडिया और आरएसएस और बीजेपी को सहन नहीं हो सकती। कर्पूरी ठाकुर का राजनीतिक जीवन सामाजिक न्याय की राजनीति के पहले चरण का दौर था, जिसमें उन्हें अगड़ी और पिछड़ी जाति दोनों के सामंती और दबदबा रखने वाली जातियों का सामना करना पड़ा। कर्पूरी ठाकुर और समाजवाद नाम से एक किताब है जिसे नरेंद्र पाठक ने लिखा है। इस किताब में नरेंद्र पाठक लिखते हैं कि मंडल आयोग के अध्यक्ष बीपी मंडल उस समय कर्पूरी ठाकुर सरकार में मंत्री थे जब उन्होंने पिछड़ी जातियों को आरक्षण दिया। तब बीपी मंडल ने इसका विरोध किया, कहा कि सरकार द्वारा उठाया जाने वाला यह ऐसा कदम है जिसे सरकार ने अपनी असफलताओं की ओर से जनता का ध्यान बटाने के लिए उठाया है। बाद में वही बीपी मंडल मंडल आयोग के अध्यक्ष बनते हैं और उनकी रिपोर्ट में जातिगत आधार पर आरक्षण का सुझाव दिया जाता है, जिसे विश्वनाथ प्रताप सिंह ने लागू किया। जब विश्वनाथ प्रताप सिंह को प्रधानमंत्री बनाया जा रहा था तब कर्पूरी ठाकुर ने कहा था, क्या अब राजे महाराजे राज करेंगे? कितनी सारी कहानियां हैं। नरेंद्र पाठक की इस किताब में कर्पूरी ठाकुर का एक और प्रसंग है जिसे आर्थिक आधार पर आरक्षण देने वाली मोदी सरकार शायद पसंद ना करे। कर्पूरी ठाकुर ने कहा कि जेपी चाहते थे कि आर्थिक आधार पर आरक्षण हो, इससे उनका कोई विरोध नहीं, लेकिन यदि आर्थिक आधार पर आरक्षण लागू किया गया तो बिहार में भ्रष्टाचार और घुसखोरी बढ़ जाएगी, लोग पैसे देकर सर्टिफिकेट बनाने लग जाएंगे। कर्पूरी ठाकुर ने कहा था कि हमने पिछड़े वर्ग को 26% आरक्षण दिया है, जबकि उनकी इस प्रकार की दशा आर्थिक और सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से इतनी खराब है कि 26% से अधिक आरक्षण मिलना चाहिए। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर्पूरी ठाकुर की इस बात से सहमत हो सकते हैं? तब उन्हें जाति की गणना और आरक्षण बढ़ाने का फैसला तुरंत कर लेना चाहिए। आरक्षण को लेकर यही जिद थी कि उन्हें पद से हटा दिया गया। कर्पूरी का विरोध करने वालों में मोरारजी देसाई भी सबसे आगे रहे। जनता पार्टी में आरक्षण विरोधी तत्व और पिछड़ी जाति के सामंती तत्व कर्पूरी को हर कदम पर रोका करते थे। यही कारण था कि कर्पूरी ठाकुर का राजनीतिक जीवन भले लंबा रहा, मगर सत्ता में वे 38 महीनों के लिए ही रहे। हर बार उनकी सरकार गिरा दी गई और हर बार कर्पूरी ठाकुर को रोकने और हटाने के लिए सरकार गिराई गई। जब भी वे दलित और पिछड़ों के लिए बड़े लक्ष्य की तरफ बढ़ते थे, हटा दिए जाते थे या हाशिए पर धकेल दिए जाते थे। आजादी के बाद जब केंद्र में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार बनने का वक्त आया, तब कर्पूरी ठाकुर जगजीवन राम को प्रधानमंत्री बनाना चाहते थे। जगजीवन राम को रोकने के लिए चौधरी चरण सिंह ने मोरारजी देसाई को आगे कर दिया। मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री तो बने, मगर कर्पूरी ठाकुर ने उस सरकार में कोई पद नहीं लिया। मोरारजी देसाई यूं ही कर्पूरी ठाकुर का पत्ता नहीं काटते रहे। बाद में मोरारजी देसाई की सरकार गिराकर कांग्रेस के समर्थन से चौधरी चरण सिंह प्रधानमंत्री बन गए। चौधरी चरण सिंह संसद में विश्वास मत का सामना तक नहीं कर पाए, उसके पहले ही उनकी सरकार गिर गई। 1977 में बिहार विधानसभा में जनता पार्टी को बहुमत मिला। सत्येंद्र नारायण सिंह और कर्पूरी ठाकुर के बीच मतदान हुआ। कर्पूरी ठाकुर जीत गए। 24 जून 1977 को दूसरी बार मुख्यमंत्री बने, जो अप्रैल 1979 तक उनकी सरकार चलती है। पहली बार दिसंबर 1971 में मुख्यमंत्री बने और उसके पहले 1967 में उप मुख्यमंत्री बनाए गए। तो 1977 की सरकार केवल आरक्षण के कारण गिरी थी या कुछ और भी कारण थे? लाइव लॉ ने एक रिपोर्ट प्रकाशित की है जिससे साफ होता है कि कर्पूरी ठाकुर जैसे ईमानदार और सख्त प्रशासक की पकड़ लंबे समय के लिए ना बन सके, इसके लिए उन्हें लगातार कमजोर किया जाता रहा। लाइव लॉ की यह रिपोर्ट अप्रैल 2022 की है। इसे सिटीजन्स एंड लॉयर्स इनिशिएटिव की तरफ से जारी किया गया है, जिसे वकील चंद्र उदय सिंह ने संपादित किया है। इसका संदर्भ यह है कि हाल में धार्मिक यात्राओं के दौरान होने वाली हिंसा के बाद यह रिपोर्ट निकाली गई, जिसमें इस बात की पड़ताल की गई है कि कैसे धार्मिक जुलूसों का इस्तेमाल हिंसा भड़काने के लिए शुरू से किया जाता रहा है। इस लेख में बताया गया है कि धार्मिक जुलूस का इस्तेमाल एक तरह से हथियार की तरह हुआ। 1979 में कर्पूरी ठाकुर की सरकार गिरी। इसी संदर्भ में इस रिपोर्ट में लिखा है कि उसी साल के रामनवमी जुलूस को लेकर आरएसएस के लोग अड़ गए कि जमशेदपुर के मुस्लिम बहुल इलाके साबिर नगर से जुलूस निकालेंगे। कर्पूरी जनसंघ सरकार मना करती रही, लेकिन आखिर में मान गई। अनुमति मिली कि मुख्य जुलूस से अलग होकर एक छोटा समूह साबिर नगर से निकलेगा, लेकिन ऐन मौके पर 15,000 लोगों का पूरा जुलूस उसी रास्ते से निकला। साबिर नगर मस्जिद के सामने भाजपा विधायक
दीनानाथ पांडे ने हुजूम को रोका और मुसलमानों के खिलाफ भड़काऊ भाषण दिए। इसके बाद हिंसा भड़की और 79 मुसलमान, 25 हिंदू समेत 108 लोग जमशेदपुर में फैली हिंसा में मारे गए। पटना हाईकोर्ट के एक रिटायर्ड जज जस्टिस जितेंद्र नारायण की अध्यक्षता में एक जांच आयोग बना, जिसने अपनी रिपोर्ट में कहा कि इन दंगों के लिए आरएसएस और भाजपा विधायक दीनानाथ पांडे जिम्मेदार हैं। यह सब उदय चंद्र सिंह की रिपोर्ट में है, जो लाइव लॉ की साइट पर है, आप जाकर पढ़ सकते हैं। जिसे पढ़ने के बाद पता चला कि इन दंगों के बाद की राजनीति ने भी कर्पूरी की सरकार को अस्थिर करने में भूमिका निभाई होगी। बाकी आप डिटेल पढ़ सकते हैं। कर्पूरी ठाकुर की सरकार आरक्षण की वजह से गिरी, मगर टाइम्स ऑफ इंडिया की पुरानी रिपोर्ट से यह भी पता चलता है कि जमशेदपुर दंगों की भी इसमें भूमिका रही होगी। कर्पूरी ठाकुर के बारे में विस्तार से जानने के बाद आप भारत की राजनीति के आज को भी समझ सकते हैं। कर्पूरी ठाकुर की कहानी एक ऐसे नेता की कहानी है जो 1960 के दशक में बिहार की राजनीतिक जमीन पर तैयार हो रहा था, जिसके भीतर राष्ट्रीय स्तर पर निखरने की पूरी संभावना थी, लेकिन वह संभावना 1970 के दशक के पूरे होते होते बिहार की जमीन पर ही खत्म कर दी गई। कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिए जाने की मांग नीतीश कुमार ने भी की है, लंबे समय से की है, लालू प्रसाद यादव ने भी की है, तेजस्वी यादव ने भी की है। आज दोनों की इच्छा पूरी हो रही है, मगर इस वजह से उनकी सरकार भी जाती नजर आ रही है। जदयू द्वारा आयोजित जयंती कार्यक्रम में नीतीश ने कहा कि 2007 में जब से सरकार बनी है बिहार में, तब से हमने हर साल केंद्र से यह मांग की है। नीतीश कुमार ने भारत रत्न दिए जाने के बाद कहा, प्रधानमंत्री ने उन्हें फोन तो नहीं किया, मगर वे चाहें तो इसका पूरा श्रेय ले सकते हैं और उनका धन्यवाद। जनवरी 2019 में तेजस्वी यादव ने मांग की थी कि राम मनोहर लोहिया, कर्पूरी ठाकुर और कांशीराम को भारत रत्न दिया जाए। तेजस्वी यादव ने तो बिहार विधानसभा की शताब्दी वर्ष पर प्रधानमंत्री मोदी के सामने मंच पर ही इसकी मांग की, मगर यह मांग तब मानी गई जब प्रधानमंत्री अयोध्या से लौटकर दिल्ली आए। लालू प्रसाद यादव ने ट्वीट किया है कि मेरे राजनीतिक और वैचारिक गुरु स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न से बहुत पहले मिलना चाहिए था। हमने सदन से लेकर सड़क तक की आवाज उठाई, लेकिन केंद्र सरकार तब जागी जब सामाजिक सरोकार की मौजूदा बिहार सरकार ने जातिगत जनगणना करवाई और आरक्षण का दायरा बहुजन हितार्थ बढ़ाया। डर ही सही राजनीति को दलित बहुजन सरोकारों पर आना होगा। लालू प्रसाद यादव ने कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने की कई बार मांग की है। संघ द्वारा कर्पूरी ठाकुर को बदनाम करने के बारे में भी खूब ट्वीट किया है। 12 अक्टूबर 2015 को लालू यादव का एक ट्वीट है, उन्होंने लिखा है कि आरक्षण ई कहां से आई, कर्पूरी की माई भी आई। लालू यादव ने इसे लिखते हुए पूछा है कि मोदी और उनके राजनीतिक गुरु मोहन भागवत बताएं कि कर्पूरी जी को ये गालियां कौन देता था। अपने फेसबुक पर 2015 और 2016 में कर्पूरी ठाकुर की जयंती और अन्य मौकों पर लेख लिखकर कर्पूरी की राजनीति और संघ के विरोध को लालू प्रसाद यादव याद दिलाते रहे हैं, चेताते रहे हैं कि संघ की विचारधारा कर्पूरी ठाकुर को हाईजैक करना चाहती है। आज हमारे जीवन की सबसे बड़ी साध जो है पूरी हुई है। शोषित, वंचित, उत्पीड़ित वर्गों के सबसे बड़े पैरोकार, महान समाजवादी नेता, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न दिलाने की मांग दशकों पुरानी है। इसके लिए लगातार हमारा दल, हमारे पिता राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय लालू जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, कई अन्य वरिष्ठ समाजवादी नेता, मैं स्वयं इसकी मांग करता रहा हूं। और जिस हिसाब से नई महागठबंधन की सरकार ने जाति आधारित गणना करा करके जो उसी के अनुपात में 75% आरक्षण दिलाया है, बढ़ाया है, इसी के दबाव में आज इस मांग को पूरा करना पड़ रहा है। कर्पूरी ठाकुर का राजनीति में होना और बच जाना भारतीय राजनीति के अंतर्कलहों की अद्भुत कथा है। जिस कर्पूरी ठाकुर का टिकट काटकर राजनीतिक जीवन चौपट करने की साजिश उन्हीं की पार्टी के संसदीय दल में होती रही, वे बिहार के मुख्यमंत्री बन तो गए, मगर सामंती, जमींदारों और पिछड़ों में शक्तिशाली वर्ग ने उनकी सरकार गिरा दी। उन्हें निपटाने की राजनीति का नेतृत्व दिल्ली से किया जाता रहा, जिसके अगुआ थे उस समय के प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई। इतना सब होने के बाद भी कर्पूरी ठाकुर अपने जीवन में, बल्कि अपने जीवन के बाद कहीं ज्यादा प्रासंगिक बने हुए हैं।
और उनकी मृत्यु के 35 साल बाद उन्हें भारत रत्न दिया जा रहा है। कर्पूरी ठाकुर इस स्तर के नेता थे कि कई बार लोहिया कहा करते थे, मुझे हर राज्य में कर्पूरी जैसा नेता चाहिए। 17 फरवरी 1988 के दिन उनकी मृत्यु हो गई। कर्पूरी ठाकुर 1952 से लेकर 1988 तक अपनी मृत्यु के समय तक बिहार विधानसभा के सदस्य रहे। केवल 1977 को छोड़कर जब वे लोकसभा के सदस्य बने, जीवन में सिर्फ एक बार चुनाव हारे, 1984 के लोकसभा चुनाव में। उन्होंने कई साल से संघर्ष कर रहे बेरोजगार इंजीनियरों को नौकरी दी, सरकारी ठेके में इंजीनियरों को प्राथमिकता दी। उनके समय में इंजीनियरों को नौकरी दिए जाने का अपने आप में एक रिकॉर्ड है। कर्पूरी ठाकुर के राजनीतिक जीवन के करीब जाना आंख से खेलना होगा, इसलिए उन्हें महान महान बताकर सभी जल्दी से याद करने की रस्में पूरी कर रहे हैं, मगर कोई नहीं बताएगा कि उनके आदर्शों और सपनों पर चलने का क्या मतलब है, उनका क्या हुआ। क्या वे उस आरक्षण की बात करेंगे जिसकी बात कर्पूरी ठाकुर ने की और अपनी सरकार दांव पर लगा दी। कर्पूरी ठाकुर भूमि सुधार करना चाहते थे, नहीं कर पाए। नीतीश कुमार की सरकार ने भी भूमि सुधार पर एक लंबी चौड़ी रिपोर्ट बनाई, मगर भूमि सुधार नहीं कर पाए, बल्कि भूले से भी अब कोई नाम नहीं लेता। कर्पूरी ठाकुर के समय के भारत और बिहार में दलितों के खिलाफ हिंसा का इतना जोर था कि उन्होंने बंदूक खरीद कर देने का सुझाव दिया। कर्पूरी ठाकुर अति पिछड़े दलितों और आदिवासियों के बीच एकता चाहते थे। सवाल है कि यह एकता क्या समाजवाद के बैनर के नीचे बनेगी या आरएसएस के बैनर के नीचे? इस एकता की लड़ाई अब कौन लड़ेगा, नीतीश कुमार या तेजस्वी या बीजेपी? नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के लिए एक सवाल है, कर्पूरी ठाकुर की एकता की लड़ाई क्या मोदी के सामने सरेंडर कर लड़ी जाएगी या आरएसएस के सामने मोर्चा खोलकर? इसका नेतृत्व नीतीश कुमार करेंगे या नीतीश ये जिम्मेदारी अब तेजस्वी पर छोड़ देंगे और बीजेपी के साथ चले जाएंगे? कर्पूरी ठाकुर की राजनीतिक विरासत एक सम्मान के सहारे दांव पर लगा दी गई है। वे भारत रत्न तो हैं ही, मगर भारत रत्न के बहाने सत्ता हथियाने का एक रत्न बन जाएंगे, यह दिन भी देखना ही था। नमस्कार, मैं रवीश कुमार। आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा और बिहार की राजनीति कहाँ जा रही है, किधर जा रही है, किसके जरिए जा रही है, इस पर अपनी टिप्पणी जरूर करें। आप जो भी टिप्पणी करेंगे, आप विरोध में करेंगे, मेरे सहयोग में करेंगे या मेरे को दिखाने के लिए करेंगे, जैसा भी आप करेंगे हमको स्वीकार होगा, लेकिन करिए शालीनता के साथ, क्योंकि ये YouTube चैनल है, इसमें गाली और गलौज करने का कोई मतलब नहीं रह जाता। तो आप इस पर ज़रूर ध्यान दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। मैं RB सिंह यादव।